are based on research. We do not intend to hurt any sentiments. Some scenes may be dramatized. 14 अगस्त 2005 ग्रीस के आसमान में एक यात्री विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई जवाब नहीं दे रहा था। स्थिति की जांच करने के लिए ग्रीक वायुसेना के 2 F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए। फाइटर पायलट जब उस बोइंग के ठीक बगल में उड़ते हुए कॉकपिट की खिड़की से अंदर झांकते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। कैप्टन की सीट पूरी तरह खाली थी। को पायलट कंट्रोल पैनल के ऊपर बेहोश पड़े थे और पैसेंजर केबिन में कतारों में बैठे लोग बिल्कुल बेजान थे, मानो वो कोई मूर्तियां हों। सबके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे, लेकिन किसी के शरीर में जान नहीं थी। 121 यात्रियों को लेकर पूरी तरह ऑटो पायलट पर उड़ता हुआ एक विशाल विमान सच में एक घोस्ट प्लेन। लेकिन बीच आसमान में अचानक इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, जब सब बेजान थे तो अचानक कॉकपिट के अंदर वह रहस्यमयी शख्स कौन था जो आखिरी पल में विमान का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था? आज हम जानेंगे एविएशन इतिहास की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक, हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी। 14 अगस्त 2005 की एक खुशनुमा सुबह साइप्रस का लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की चहल पहल से भरा हुआ था। हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522, जो कि एक बोइंग 737-300 विमान था, ग्रीस के एथेंस होते हुए चेक रिपब्लिक के प्राग जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। इस विमान में कुल 121 लोग सवार थे, जिनमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। यात्रियों में ज्यादातर साइप्रस के आम परिवार थे जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे, और कई बच्चे भी थे जिनकी आंखों में नई जगह जाने की चमक थी। कॉकपिट की कमान 59 वर्षीय बेहद अनुभवी जर्मन कैप्टन हंस जुर्गेन मर्टन के हाथों में थी, और उनके साथ को पायलट के रूप में 51 वर्षीय साइप्रियट फर्स्ट ऑफिसर पाम्पोस चारलाम्बोस थे। इन दोनों के पास विमान उड़ाने का हजारों घंटों का तजुर्बा था। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में बादलों या टर्बुलेंस का कोई नामो निशान नहीं था, और ग्राउंड क्रू ने नियम के अनुसार विमान में सफर के लिए जरूरी ईंधन भी भर दिया था। सुबह 9:07 पर फ्लाइट 522 ने लारनाका से सफलतापूर्वक टेक ऑफ किया और नीले आसमान की गहराइयों में खो गई। यात्री अपनी सीट बेल्ट बांधे अपनी मंजिल के सपने देख रहे थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह विमान अब कभी किसी रनवे पर सुरक्षित नहीं उतरेगा। टेक ऑफ के बाद जब विमान धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा तो कॉकपिट के अंदर एक खामोश और अदृश्य खतरे ने जन्म लिया, जो पायलट्स की नजरों से पूरी तरह बच निकला था। दरअसल इस उड़ान से एक रात पहले विमान के पिछले हिस्से के एक दरवाजे पर बर्फ जमने की शिकायत आई थी, जिसके कारण ग्राउंड इंजीनियर्स ने विमान के केबिन प्रेशर की जांच की थी। यह जांच करते समय इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन स्विच को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था, और काम खत्म होने के बाद उसे वापस ऑटो मोड पर करना भूल गए। कैप्टन मर्टन ने भी टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट मिलाते समय इस जानलेवा गलती पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही विमान ने 10,000 फीट की ऊंचाई पार की, बाहर की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, लेकिन स्विच मैनुअल होने के कारण विमान के अंदर कृत्रिम रूप से हवा का दबाव नहीं बन पा रहा था। 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही कॉकपिट में पहला अलार्म बज उठा। यह केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग हॉर्न था, जिसे पायलट्स को यह चेतावनी देने के लिए बनाया गया था कि विमान के अंदर हवा कम हो रही है। लेकिन बोइंग 737 के डिजाइन की एक अजीब खामी के कारण इस अलार्म की आवाज और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म की आवाज बिल्कुल एक जैसी थी। इस वजह से पायलट्स कंफ्यूज हो गए और वो यह समझ ही नहीं पाए कि असल में उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो चुकी है। कॉकपिट के अंदर अब भारी कंफ्यूजन का माहौल था। अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन पायलट्स को लग रहा था कि सिस्टम में कोई टेक्निकल गड़बड़ी है या एयर कंडीशनिंग फैन में कोई समस्या आ गई है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान की मास्टर कॉशन लाइट जल उठी और कूलिंग इक्विपमेंट वार्निंग दिखाई देने लगी, क्योंकि हवा की कमी के कारण विमान के अंदर की मशीनें गर्म होने लगी थीं। कैप्टन मर्टन ने साइप्रस के ATC और हेलियोस एयरवेज के ऑपरेशन सेंटर से रेडियो पर संपर्क किया, लेकिन वे बार बार एयर कंडीशनिंग और कूलिंग फैन की समस्या के बारे में ही बात कर रहे थे। प्रेशराइजेशन की बात एक बार भी उनके दिमाग में नहीं आई। तब तक हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी नाम का वो खामोश कातिल उनके दिमाग पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुका था। इस स्थिति में इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है और शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगता है। हाइपोक्सिया के असर से कैप्टन मर्टन का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वे अपनी सीट से उठकर पीछे लगे सर्किट ब्रेकर पैनल को चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वे वापस अपनी सीट तक नहीं लौट पाए और कॉकपिट के फर्श पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। दूसरी तरफ को पायलट पाम्पोस चारलाम्बोस भी अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर सिर रखकर एक गहरी बेहोशी में डूब गए, और अब वो विशाल विमान पूरी तरह से अकेला
बिना किसी इंसानी कंट्रोल के ऑटो पायलट मोड पर 34,000 फीट की ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा था। विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों को अभी तक यह अंदाजा भी नहीं था कि कॉकपिट के अंदर कितने खौफनाक हालात पैदा हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही विमान 14,000 फीट के पार पहुंचा, इमरजेंसी सिस्टम अपने आप चालू हो गया। यात्रियों के सिर के ऊपर लगे पैनल खुल गए और पीले रंग के ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक गए। केबिन में मास्क पहनने की ऑटोमेटिक घोषणा होने लगी। यात्री घबरा गए, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन करते हुए खुद भी मास्क पहन लिए और बच्चों को भी पहना दिए। लेकिन ये ऑक्सीजन मास्क कोई स्थायी समाधान नहीं थे, क्योंकि विमान के ऑक्सीजन जनरेटर केवल 12 से 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकते हैं। आमतौर पर इतना समय पायलट्स के लिए विमान को सुरक्षित ऊंचाई तक नीचे लाने के लिए काफी होता है, लेकिन कॉकपिट में पायलट्स के लिए ऑटोमेटिक मास्क गिरने का कोई सिस्टम नहीं होता। उन्हें खुद अपने हाथों से मास्क निकालकर पहनना पड़ता है, जो वे हाइपोक्सिया के कारण नहीं कर पाए थे। 15 मिनट बीतने के बाद जब यात्रियों की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई, तो पूरे केबिन का माहौल एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। किसी ने दर्द से चीख पुकार नहीं मचाई या दम घुटने से तड़पा नहीं। हाइपोक्सिया के कारण 121 लोग बेहद खामोशी और शांति के साथ एक ऐसी गहरी नींद में सो गए जिससे वो फिर कभी नहीं उठने वाले थे। सुबह 9:23 पर हेलियोस फ्लाइट 522 अपनी तय की गई 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई और ऑटो पायलट सिस्टम में सेट किए गए रूट के अनुसार ग्रीस के एथेंस की ओर बड़ी शांति से उड़ती रही। निकोसिया और एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से लगातार रेडियो मैसेज भेजे जा रहे थे। हेलियोस 522, क्या आप सुन पा रहे हैं? कृपया जवाब दें। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक डरावना सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। रडार पर साफ दिख रहा था कि विमान बिल्कुल सही रास्ते और सही ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर एविएशन डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। कई लोगों को लगने लगा कि कहीं 9/11 की तरह इस विमान को भी किसी आतंकी ने हाईजैक तो नहीं कर लिया है। घंटों तक यह विमान बादलों के ऊपर उड़ता रहा। अंदर लाइटें जल रही थीं, इंजन ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन 121 सवारों में से अब कोई भी होश में नहीं था। यह सचमुच आसमान का सीना चीरते हुए उड़ने वाले एक विशाल गोस्ट प्लेन में बदल चुका था। ग्रीक अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी और इस अज्ञात खतरे से निपटने के लिए ग्रीक वायुसेना के 2 F-16 फाइटर जेट्स को तुरंत आदेश दिया गया कि वे बीच आसमान में जाकर उस बोइंग 737 की असल स्थिति का पता लगाएं। सुबह 10:40 पर फ्लाइट 522 एथेंस के आसमान में पहुंची, लेकिन कॉकपिट में पायलट्स के बेहोश होने के कारण कंप्यूटर को विमान नीचे उतारने का कोई कमांड नहीं मिला। ऑटो पायलट सिस्टम ने अपने तरीके से काम किया और एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर के VOR नाम के नेविगेशन पॉइंट पर विमान को एक होल्डिंग पैटर्न में यानी गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। ठीक इसी वक्त ग्रीक वायुसेना के 2 फाइटर जेट्स भयानक स्पीड से बादलों को चीरते हुए हेलियोस फ्लाइट के ठीक बगल में आ पहुंचे। फाइटर पायलट्स ने बेहद सावधानी से बोइंग विमान के एकदम करीब उड़ान भरी और अंदर का नजारा देखने की कोशिश की। जब उन्होंने यात्रियों की खिड़की से अंदर झांका तो उनके शरीर का खून जम गया। उन्होंने देखा कि यात्रियों के चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं, लेकिन सभी अपनी सीटों पर बेजान पड़े हैं। किसी के भी शरीर में कोई हरकत नहीं थी। इसके बाद वे कॉकपिट की खिड़की की तरफ आगे बढ़े और देखा कि को पायलट 4 लाम्बोस कंट्रोल व्हील के ऊपर औंधे मुंह पड़े हैं और कैप्टन की सीट पूरी तरह खाली है। पूरे विमान में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। यह सिर्फ एक उड़ता हुआ ताबूत था जो आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहा था। फाइटर पायलट्स जब निराश होकर वापस लौटने का मन बना रहे थे, तभी कॉकपिट के अंदर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। सुबह 11:49 पर अचानक कॉकपिट में एक इंसान की एंट्री हुई। यह कोई आतंकी नहीं था, बल्कि हेलियोस एयरवेज का 25 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोद्रोमोव था। एंड्रियास ने अपनी जान बचाने के लिए विमान की पोर्टेबल ऑक्सीजन बोतलों का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से वह अब तक होश में था। एंड्रियास सिर्फ एक केबिन क्रू नहीं था, उसके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी था। हालांकि बोइंग 737 जैसे इतने बड़े एयरलाइनर को उड़ाने की ट्रेनिंग या काबिलियत उसके पास नहीं थी। फिर भी आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला, बेहोश कैप्टन को हटाकर उनकी सीट पर बैठा और रेडियो हेडसेट पहनकर फाइटर पायलट्स की तरफ देखते हुए हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। वह बहादुर नौजवान अपने सीमित ज्ञान और खत्म होती ऑक्सीजन के सहारे उस मौत के सन्नाटे में खड़ा होकर 120 लोगों की जान बचाने की एक नामुमकिन जंग में कूद पड़ा। यह एविएशन इतिहास के सबसे दर्दनाक और भावुक पलों में से एक था।
जब एंड्रियास प्रोद्रोमो ने मैनुअल तरीके से विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया, तब तक हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। विमान को उड़ते हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे और इसका ईंधन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था। सुबह 11:50 पर ईंधन खत्म होने की वजह से विमान का बायां इंजन अचानक बंद हो गया। इंजन फ्लेम आउट होने के कारण वह विशाल विमान अचानक बाईं तरफ बुरी तरह झुक गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। फाइटर पायलट्स ने देखा कि एंड्रियास अपनी पूरी ताकत लगाकर कंट्रोल व्हील को खींचकर विमान को सीधा करने की जद्दोजहद कर रहा है। उसका मकसद विमान को एथेंस की घनी आबादी वाले इलाके से दूर किसी खाली जगह पर ले जाना था। हाइपोक्सिया के कारण एंड्रियास का अपना शरीर भी अब जवाब दे रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी आखिरी सांस तक उस बोइंग 737 को ग्लाइड कराते हुए समुद्र या पहाड़ों की तरफ मोड़ने की कोशिश करता रहा। बाहर उड़ रहे फाइटर पायलट्स बेबसी से मौत की इस जंग को देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि इस विशाल विमान को अब किसी भी रनवे पर सुरक्षित उतारना नामुमकिन है। अब सिर्फ कुछ आखिरी पलों का इंतजार बाकी था। बायां इंजन बंद होने के ठीक 10 मिनट बाद दोपहर 12 बजे विमान का दायां और आखिरी इंजन भी ईंधन खत्म होने से हमेशा के लिए शांत हो गया और इसी के साथ यह विशाल यात्री विमान बिना इंजन के एक भारी भरकम लोहे के ग्लाइडर में तब्दील हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम और इलेक्ट्रिकल पावर ने काम करना बंद कर दिया। विमान बेहद खौफनाक स्पीड से ग्रीस के ग्रामातिको नाम के पहाड़ी इलाके की तरफ सीधे नीचे गिरने लगा। एंड्रियास प्रोद्रोमो ने आखिरी सेकंड तक कंट्रोल थामे रखा और विमान को शहर से दूर रखने की पूरी कोशिश की। शायद उसकी इसी बहादुरी के कारण जमीन पर मौजूद अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान बच गई। दोपहर 12:04 पर हेलियोस फ्लाइट 522 एक जोरदार धमाके के साथ ग्रामाटिको के एक पहाड़ से टकरा गई। पलक झपकते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ और विमान के परखच्चे पहाड़ की ढलान पर दूर दूर तक बिखर गए। चारों तरफ आग का एक विशाल बवंडर और काला धुआं फैल गया। रेस्क्यू टीमें जल्द ही मौके पर पहुंच गईं, लेकिन वहां किसी को भी जिंदा बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इस दर्दनाक हादसे में सभी 121 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि विमान का ढांचा लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। आग बुझाने के बाद बचाव कर्मी केवल जले हुए मलबे और यात्रियों के शव ही निकाल पाए। यह दिल दहला देने वाली खबर सुनकर पूरी दुनिया सदमे में आ गई। एक आधुनिक विमान बीच आसमान में अचानक गोस्ट प्लेन कैसे बन सकता है, इसे लेकर आम लोगों और मीडिया में कई तरह की अफवाहें और थ्योरीज उड़ने लगी। ग्रीक अधिकारियों और वायुसेना के रडार डेटा ने यह साफ कर दिया कि विमान में कोई बम धमाका या आतंकी हमला नहीं हुआ था, बल्कि यह एक बेहद खामोश और दर्दनाक मौत का सफर था। जब एथेंस और साइप्रस के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के परिवार वालों की चीख पुकार गूंज रही थी, तब पूरी एविएशन इंडस्ट्री इस खौफनाक हादसे का असली सच जानने के लिए एक बड़े पैमाने पर जांच की तैयारी में जुट गई। हेलियोस एयरवेज रातों रात दुनिया भर की खबरों की हेडलाइन बन गया। हादसे की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच टीम ने पहाड़ के मलबे के बीच विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू कर दी। हादसे के तुरंत बाद ग्रीस के AAIASB ने जांच की जिम्मेदारी संभाली और मलबे से बेहद खराब हालत में दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद किए। CVR से जो ऑडियो क्लिप्स मिली वे रूह कंपा देने वाली थीं। उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे अलार्म लगातार बज रहे थे और कैप्टन और को पायलट कंफ्यूजन में एक दूसरे से अजीबोगरीब और बेतुकी बातें कर रहे थे। ऑडियो के एकदम आखिरी हिस्से में एंड्रियास प्रोद्रोमो की हांफती हुई और टूटती हुई आवाज सुनाई देती है। वह बेहद धीमी आवाज में रेडियो पर मेडे मेडे कहकर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन रेडियो की फ्रीक्वेंसी गलत सेट होने के कारण उसकी वो आखिरी पुकार एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक कभी नहीं पहुंच पाई। FDR के डेटा से इस बात पर पक्की मुहर लग गई कि विमान का प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल मोड पर छूट गया था और ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कॉकपिट क्रू और यात्री बेहोश हुए थे। जांचकर्ताओं ने ग्राउंड इंजीनियर की उस एक छोटी सी गलती और पायलट्स द्वारा चेकलिस्ट को ठीक से फॉलो न करने को इस भयानक हादसे की सबसे बड़ी वजह बताया। जांच की फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी एविएशन दुनिया में भूचाल आ गया। यह साफ हो गया था कि इंसान की एक छोटी सी लापरवाही और मशीन के कंफ्यूज करने वाले डिजाइन के कारण 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जांच में बोइंग कंपनी के अलार्म सिस्टम के डिजाइन में भी खामी पाई गई, क्योंकि टेक ऑफ अलार्म और प्रेशराइजेशन अलार्म की आवाज एक जैसी होने
के कारण पायलट्स धोखा खा गए थे। इसके बाद बोइंग को मजबूर होकर अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ा। इस घटना के बाद हेलियोस एयरवेज गंभीर कानूनी और आर्थिक संकट में फंस गया। ग्रीक अदालत में कंपनी के डायरेक्टर्स और चीफ पायलट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और 1 साल के अंदर ही कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरी दुनिया में एविएशन के नियमों में बड़े बदलाव किए गए। केबिन प्रेशराइजेशन चेकलिस्ट को और भी सख्त बना दिया गया ताकि भविष्य में कोई और विमान इस तरह आसमान में उड़ते हुए खामोश मौत के जाल में न फंसे। हेलियोस फ्लाइट 522 की यह दर्दनाक घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि आसमान में उड़ान भरते समय एक छोटी सी गलती की कीमत कितनी भयानक हो सकती है। और उस मौत के सन्नाटे में एंड्रियास प्रोद्रोमो की वो आखिरी जद्दोजहद एविएशन इतिहास में हमेशा एक ट्रेजिक हीरो की कहानी के रूप में याद की जाएगी।